हेलो नमस्कार, वेलकम टू महिंद्राज। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास सेशन में जो कि बेस्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल एग्जाम को लेकर। आज इस वीडियो का मकसद क्या है उसके बारे में भी, क्या चीजें हम डिस्कशन करने वाले हैं उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके 3 मेंटर्स को। सबसे पहले तो मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे मैम है, और मैम अपना सब्जेक्ट आपको बताएंगे। मैं नहीं बताने वाला, मेरा सब्जेक्ट जो है दैट इज एक्चुअली रीजनिंग। मैम इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हैं और सर मैथ्स के आपके मैथ्स के लिए हैं। तो एक्चुअली हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम, आगे जो आने वाला एग्जाम है उसको लेकर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक बेहतर स्ट्रेटेजी प्लान आउट करने वाले हैं आप लोगों के साथ मिलके, मतलब हम लोग एक साथ मिलके। और उसके लिए जरूरी है इसके बैकग्राउंड में क्या चीजें हैं, यानी इसके पहले जो लास्ट ईयर में एग्जाम्स हुए हैं उनका पैटर्न कैसा रहा है, सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक से कितना वेटेज है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली हम सम अप करेंगे, कंक्लूड करेंगे, जहां पे हम एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल एग्जाम, नॉर्मली जो क्लरिकल एग्जाम होता है कंपैरेटिवली अगर हम उससे देखें तो थोड़ा सा ग्रेड अप कह सकते हो, या एग्जैक्टली ऊपर लेवल्स ग्रेड का, थोड़ा हाँ, अब लेवल में रहेगा। थोड़ा सा अप होता है। तो उस हिसाब से हमें चीजों को कंसीडर करके चलना होगा। लेकिन आपको एक बात के लिए आश्वस्त कराना चाहेंगे कि आप जब यहाँ पे हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप अपने आप को इस बात के लिए संतुष्ट कर लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होने जा रही है। और चूंकि हम थोड़े प्रोएक्टिव भी हैं, प्रोएक्टिव होने का सेंस ये हुआ कि भाई अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन में भी आपको जल्दी ही मिल जाए। नोटिफिकेशन मिलने के बाद तो हम पहले से उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब जब हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, ऑफकोर्स ये तैयारी बेहतर ही होनी चाहिए, और वो तैयारी आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट ईयर का पैटर्न क्या था। तो मैम प्लीज दिखाइए पैटर्न के बारे में। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न होता है, एक्चुअली इसके 2 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, राइट। इफ यू टॉक अबाउट प्रीलिम्स, तो वी विल गेट 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज योर इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। देखो ये 3 सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में आपके कॉमन है, ठीक है। चाहे वो आप आईपीएस का एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो। फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर दैट इज योर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। अब ये नोटिफिकेशन आपका विद इन 1 वीक भी आ सकता है, विद इन 2 वीक्स भी आ सकता है। सो अकॉर्डिंगली इफ वी टॉक अबाउट, तो एक बार पैटर्न में नजर डालना बहुत जरूरी है। हमें पता ही नहीं होगा कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमारी प्रिपरेशन, हमारी स्ट्रैटेजी तो सब बेकार है। हमें पता ही नहीं है कि हम कितना टाइम उसमें यूटिलाइज करें, राइट। तो इफ वी से कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 30, टोटल मार्क्स विल बी 30 एंड देयर विल बी नो कंपोजिट टाइम। कंपोजिट टाइम नहीं है, देयर विल बी अ सेक्शनल टाइमिंग गाइस। तो सेक्शनल टाइमिंग यानी कि 20 मिनट्स इंडिविजुअली आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने को, ठीक है। 20 मिनट्स आपको इंडिविजुअली यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये 20 मिनट्स आप लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। हम आपको यहाँ पर, हम अभी जो 3 मेंटोर्स हमें, मैं और रीजनिंग पे आपके मेंटोर और मैथ्स मेंटोर, ठीक है। तो हम तीनों लोग आप सभी को इस चीजों में एकदम परफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी चीज की तैयारी जब बिफोर हैंड होती है ना, तो जब हम एग्जाम देते हैं ना, तो उसका जो सक्सेस भी होती है ना, वो भी बहुत मजेदार होती है। तो वो मजा अगर लेना है ना, तो आपको बिफोर हैंड प्रिपरेशन करनी है। जैसे जब मेहमान आते हैं, तो मेहमान आए बैठे, जब तक वो बात करते हैं उससे पहले आप चाय बनाने लगते हो। तो आपकी प्रिपरेशन भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हमारी तैयारी इतनी मजबूती से हो कि एग्जाम में हमें ये ना सोचना पड़े कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, या सब कुछ पढ़ना है। तो आप स्ट्रैटेजिकली वाइज आप जाइए और इसको पढ़िए। तो इंग्लिश में मैंने बताया 30। सर मैथ्स? मैथ्स हमारा जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पार्ट है, भाई हमारे 35 क्वेश्चंस होंगे, और उसका जो नंबर है मार्क्स 35 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स उसके लिए एलोकेट होंगे। अब इसमें कैसे परफॉर्मेंस हमें देना है, किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, ये सारे डिस्कशन और सारी जो पैटर्न एक्सप्लेन किया जाएगा। तो 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स एंड फॉर 20 मिनट्स। वहीं पे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको दिख रहा होगा 35 क्वेश्चंस, दो सब्जेक्ट जो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग की बात करें तो उसमें सेम वेटेज आता है। जो इंग्लिश है वो ज्यादा खतरनाक सा होता है मैम का लेंस जो सब्जेक्ट है। तो इसके लिए मे भी वो 30 क्वेश्चन में उनको पता है कि 30 में ही हम धराशायी कर देंगे अपने जो एस्पिरेंट्स होंगे उनको। खैर हम लोग इससे लड़ने वाले हैं। तो 35 क्वेश्चंस यहाँ पे, 35 यहाँ पे, 35 मार्क्स होते हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका कंपोजिट टाइम यहाँ पे नहीं होता, सब्जेक्टिव टाइम होता है। तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी होती है, एक तो कंपोजिट टाइम का, यानी एक पेपर में आपको 2 घंटे दे दिए गए और आपके सारे क्वेश्चन जैसे 100 क्वेश्चन आपको दे दिए गए, तो 100 क्वेश्चन को आपको 1.5 घंटे या 2 घंटे जो भी उस समय निर्धारित करते हैं, तो कंपोजिट टाइम में
तो आपके लिए इजी होता है कि किसी सब्जेक्ट में आप बहुत स्ट्रेंथ आपकी है, बहुत ज्यादा तेजी से क्वेश्चन कर लेगा, जो समय बचा है वो दूसरे सब्जेक्ट में जिसमें वीक है उसमें थोड़ा ज्यादा समय चाहिए, तो आपने अच्छा खासा लगा के काम कर लिया। पर यहाँ पे वो एडजस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली आप 20 मिनट का अगर सेशन है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप एंट्री ले लेते हैं, तो वो 20 मिनट आपको उसमें देना, दूसरे में उस 20 मिनट का दूसरे सब्जेक्ट में आप नहीं ले, तो इसके लिए प्लान आउट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आजकल एग्जाम में पैटर्न कुछ इसी तरीके से चलते हैं। आ जाइए, आप दोनों लोगों की भी बहुत जरूरत है। एक और चीज है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की बात, कट ऑफ्स के बारे में बहुत डिटेलिंग अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले हम अपने एंड पर जो हो सकता है, यानी हमारे एंड पे प्रिपरेशन है, जो फुल प्रूफ प्रिपरेशन अगर हो जाती है, तो ये बात उतनी मैटर नहीं करती कि कट ऑफ क्या जाता है और किस तरीके से एग्जाम आता है। अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो सॉलिड है, तो किसी भी सिचुएशन में आप आगे ही रहने वाले हैं, ये कंफर्म है। और जैसे हम प्रोएक्टिव भी हैं, आप भी प्रोएक्टिव रहेंगे, थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन से, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि मेहमान अगर आते हैं, पहले से हम अगर तैयारी करके रखते हैं, तो हम जो खातिरदारी है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं और वो ज्यादा खुश होके भी आपसे जाएंगे। बिल्कुल, अब ये नहीं कि वो आए सर और मिठाई, अब चलो जाके मिठाई ले आओ, मिठाई लेने कोई गया, 15 मिनट हम उनको बात में जा रहे हैं, तो उनको समझ में आता है कि भाई ये बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आपके कुछ कट ऑफ्स आप देख सकते हैं स्टेट वाइज। अगर जनरली मैं बात करूं 100 क्वेश्चंस जो आपका ओवरऑल मेरिट बनता है, इस मेरिट में जो कट ऑफ को अगर आप देखेंगे, तो जो मैक्सिमम कट ऑफ वो 81.75 आपको यहाँ पे देखने को आ रहा है। और वो स्टेट कौन सा? उत्तराखंड का स्टेट। हालांकि ये बात निर्भर करता है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं और उसमें कितने एस्पिरेंट्स हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ जनरली जनरेट होती है। मान लो कम लोग हो गए, ठीक है, या ज्यादा लोग किसी में हो गए, तो उसी हिसाब से वेरी करेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज जिस हिसाब की हैं उस हिसाब से, जैसे किसी स्टेट मान लो 2 वैकेंसी और भरने वाले बहुत सारे लोग हैं, लाखों में लोग हैं, तो कट ऑफ ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो फिर वो एलिमिनेट कैसे करेंगे लोगों को? तो पहला जो स्टेज आपका होता है प्रीलिम्स का, वो एलिमिनेशन प्रोसेस में होता है। सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में वो फिल्टर आउट करते हैं, एक प्राइमरी फिल्टर जिसे आप कह सकते हैं, मोटे दाने वाला फिल्टर आपका लगा के बहुत सारे लोगों को हटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले क्वालिफाई करना होगा, प्रीलिम्स फिर मेंस की बात आती है। तो कट ऑफ की अगर हम जनरली बात करें, एक दिल्ली का कट ऑफ जो आपको देखने में आ रहा है 83 सबसे ज्यादा, ठीक है। पर आप इतना मान के चलो कि अगर आपका 100 है तो 80% आपका बनना चाहिए। जैसा अगर 80 तक अगर आप स्कोर मैनेज करने की स्थिति में बन जाते हैं, यानी अपने आप को उससे आपका प्रिपेयर कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए इस बैटल में फाइट करना बहुत मुश्किल होने वाला नहीं है। आप बिल्कुल लंबे खड़े रहेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं मैम। आइए, जो आपका प्रीलिम्स रहा है 2023, उसके हिसाब से जो गुड स्कोर था उसका देखें अगर, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 23 से 26 प्रीलिम्स में बिल्कुल इजी आता है। और देखो 30 में से अगर 23-26 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कोई क्वेश्चन मोर देन इनफ है। और कुछ क्वेश्चन सर होते भी हैं सर छोड़ने वाले, जैसे हमारे बच्चे इंग्लिश में सबसे ज्यादा फंसते हैं टाइटल में, एग्जैक्टली, टोन ऑफ द पैसेज में। तो बच्चे में घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जो पैटर्न सर देखा गया है, टोन और टाइटल वाले जो क्वेश्चंस है वो भी अब एलिमिनेटेड है, मोस्टली नहीं पूछे जा रहे, क्योंकि उनकी जगह पे अब आपके इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, कि व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम दिस लाइन और फ्रॉम दिस पैसेज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की अब हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, टोन और टाइटल की भी करेंगे, तो आरसी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो वेटेज है ना, अभी हम इस पे भी बात करेंगे कि टॉपिक वाइज क्या वेटेज है आपके क्वेश्चंस का आपके एग्जाम में। तो अकॉर्डिंगली वी विल प्रिपेयर यू, है ना। हम तीनों मेंटोर्स आप सभी को मिलकर के यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं। तो इसके लिए एकदम जस्ट पुल योर सॉक्स एवरीबॉडी, क्योंकि अगर डट के तैयारी करनी है और सक्सेस पानी है, इस साल सिलेक्शन लेना है ना, तो कुछ ना कुछ मेहनत तो सर करनी पड़ेगी। बिल्कुल। 23 में अगर हम बात करें कि गुड स्कोर जैसे 23 से 26, इन जनरल ये एनालिसिस जो है ना, ये एक अच्छा स्कोर का एनालिसिस है इस साल में या पिछले वर्षों में आए हुए जो क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं। इवन दो कि अगर मैं IBPS की भी बात कर लूं, क्योंकि आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम है वो कंडक्ट करेगा वही बॉडी, ऑलमोस्ट पेपर का पैटर्न सिमिलर होता है, क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है। तो अगर 30 में से 26-28 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो ये डुएबल है, ऐसा मत डरिएगा मत नंबर में कि 30 में से हमें 26 नंबर मतलब 26 क्वेश्चन सही करने हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि 26 अटेम्प्ट करने हैं और 26 बहुत मुश्किल काम है ना। 20 मिनट में 26 बनते हैं, लोग 30 के 30 बना लेते हैं। डिपेंड करता है, अगर आपकी प्रिपरेशन आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई तो आप उतना उड़ा ले जाओगे। अब ऐसे ही रीजनिंग एबिलिटी में देखो 23 से 28, अगर मैं 23-28 की बात करूं, तो इसमें जो 23 से 28, इनफैक्ट मैं बोलूंगा 35 में से 35 भी आप बनना ले जाओगे, अगर प्रिपरेशन की लाइन आपकी दुरुस्त रही तो, और समय के साथ अगर चलते रहे और थोड़ा सा अर्ली, जैसे हम लोग काम कर भी रहे हैं, हमारी तैयारी अर्ली है, हम पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी प्रिपेयर करना होगा, तो उसके लिए आपका साथ जरूरी है, ठीक है। तो 23 से 28 यहां से,
फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें सर, तो यहाँ 22, पर जो 26, है 35 में 22 से से कितना? 26 एक गुड अटेम्प्ट है। और इवन तो अगर स्कोर करना चाहे तो ज्यादा स्कोर भी हो जाता है, क्योंकि देखिए 80 तक अगर हमें कट ऑफ क्वालिफाई करनी है तो कहीं ना कहीं तो हमें नंबर खींचने पड़ेंगे। एक सवाल पूछूंगा सर आपसे, बिल्कुल। और मैम आपसे भी एक सवाल रहेगा। Sure, sir. सबसे पहले तो ये कि जो मैथ्स होता है, मैथ्स में प्रीलिम्स एग्जाम में कैलकुलेशन ज्यादा मैटर करती है या कॉन्सेप्ट ज्यादा मैटर करता है? क्योंकि प्रीलिम्स का जो नेचर है वो डिफरेंट है मेंस के नेचर से, बिल्कुल है ना? एक्चुअली तो आपके हिसाब से क्या क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स की? तो यहाँ पर तो क्या देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा मैटर करता है, हम्म, क्योंकि हम इस पर बात करते हैं तो हम जो सिंप्लीफिकेशन एक हमारा टॉपिक है हम्म। उससे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो भाई कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा मैटर करेगा इस चीज के लिए। आज के समय में अगर आप किसी बच्चे को सलाह देंगे प्रीलिम्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रीलिम्स निकालने के लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो आप सबसे बेसिक चीज क्या बोलेंगे कि ये अभी से करना, खुद से शुरू कर दो, क्योंकि इसके लिए आपको खुद ही करना होगा? वो क्या है? बिल्कुल बेसिक सी बात, अपना टेबल लर्न करना ताकि हमारी Exactly. कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो। स्क्वायर क्यूब्स लर्न करना, जल्दी जल्दी सॉल्व करना, पेन ना चलाना पड़े, दिमाग से आंसर आ जाए कि इसका तो ये होगा, आगे ऐड कर लेंगे बाद में। एग्जैक्टली। और बिल्कुल। थोड़े बहुत जो ट्यूनिंग का काम है ना, वो हमारे मेंटर है ही है। बिल्कुल डेफिनेटली सर के पास बड़ा सा दिमाग है, बिल्कुल आपकी मदद पूरा करेंगे। यूटिलाइज हाँ, होगा। बिल्कुल। दूसरा आते हैं मैम, इंग्लिश को लेकर भी कुछ ऐसा ही सवाल है। इंग्लिश अच्छा। में दरअसल क्या होता है कि एक तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, ग्रामर हम लेके चले, है ना, और कुछ बच्चे कहते हैं कि रीडिंग वाले, जिससे अगर हम आरसी की बात करें तो रीडिंग है, पैराजम्बल्स या फिर सेंटेंस स्टेटमेंट की बात करें तो रीडिंग पे पूरी तरीके से बेस्ड है। फिर अगर हम बात करें कि जो है क्लोज टेस्ट की बात करें, फिलर्स की बात करें, ये रीडिंग है। जो छोटा पार्ट है वो हमारे ख्याल से ग्रामर वाला, जो सेंटेंस करेक्शन वगैरह, और वो भी पता नहीं अभी आज के समय में आप बेहतर बता पाएंगे आता भी है कि नहीं आता है। पर आपके हिसाब से आज बच्चा अगर शुरू कर रहा है, हम अभी क्लासेस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे जहां भी सिखाने, लेकिन बच्चे को अपनी तरफ से क्या प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए ऐसे किसी एग्जाम को देना है? देखिए, अगर आप लोगों को इस तरीके का क्या है, जो भी ये गवर्निंग बॉडी है, एसबीआई का ले लो, एसबीआई आईपीएस ले लो, आईपीएस ही गवर्निंग बॉडी है सर। चलिए उसकी बात हम अलग रखते हैं। आप कोई भी एग्जाम दो, आप कोई भी टॉपिक ले लो, इंग्लिश का अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो देखो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग सर रीडिंग से ही होती है। अब आते हैं टॉपिक्स में कि कैसे को रिलेट करना है आपको। रीडिंग से ही आपका आरसी सही होता है, रीडिंग से ही आपका क्लोज टेस्ट होता है, रीडिंग से सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेट, इवन एरर डिटेक्शन का जो ग्रामेटिकल सर पार्ट है ना, कि अगर रीडिंग अच्छी हो गई कि तो इज है, एम है, आर है, टेंस है, या विदाउट एक्टिव पैसिव है, या नरेशन है, आपकी आधे से ज्यादा जो बीमारी है ना, वो वहीं से सर सॉल्व होती है रीडिंग से। मतलब इसके और लिए जो अगर है, हाँ बोलिए, मतलब इसके लिए जो हमें मोटी सी डिक्शनरी लेकर नहीं बैठना कि हम वोकैब याद करने बैठ गए। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। रीडिंग अगर आप जब ज्यादा करते हैं तो आपके सामने कोई भी वर्ड आता है, आपके अंदर ये हैबिट इनकलकेट करनी होगी आप सभी को कि जो वर्ड आपको टफ लगता है, जैसे अगर आपको पता है कि सब्जेक्ट का मीनिंग आपको नहीं पता है, यू जस्ट राइट इट डाउन ऑन योर कॉपी, मीनिंग उसका गूगल से सर्च कर लो, डिक्शनरी से देख लो, डिक्शनरी से देख लो, क्लोज द कॉपी। याद ही नहीं करना है, जस्ट मेक अ हैबिट कि आप उसको थर्ड डे, 7 डे, सर वो पीरियोडिक टेबल होती है ना साइंस में, 1, 3, 7, 21 रिवीजन कर लो, वोकैबुलरी एकदम याद हो जाएगी, क्योंकि सर वोकैबुलरी होती है इन्फिनिट, हर दिन हमें कुछ नया वर्ड मिलता है, कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है कि मैम रीडिंग नहीं अच्छी हो रही है, मैम वोकैबुलरी नहीं अच्छी हो रही है, तो बेटा रीडिंग कर लोगे तो सब अच्छा हो जाएगा, और ग्रामर को रिवाइज करते रहो। और रीडिंग को लेकर एक और बहुत अच्छी बात ये है कि जैसे एक अच्छा रीडर जो होता है वो कई बार क्या होता है फ्लो में करे, जैसे आपको हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिख के रखा हो, आप चूंकि आपकी भाषा अपनी भाषा है, तो कई बार अगर कुछ टेढ़ा सब्जेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है तो पढ़ते में ही समझ में आ जाता है, इवन तो आपने हिंदी का ग्रामर कभी नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी रीडिंग बेहतर हो जाती है, और रीडिंग बेहतर करने का एक और चीज मुझे लगता है कि एक तो कोई ऐसी चीज पढ़े, रीडिंग इतनी इजी नहीं है, कोई भी कंटेंट पढ़ना ना मैम उतना मुश्किल है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो कोई यूजलेस है। इंटरेस्ट के लिए मैं एक चीज में बताता हूँ, देखो इंटरेस्ट तो किसी को नहीं होता है, अभी हमारे सामने न्यूज़पेपर रख दिया जाए सर हम नहीं पढ़ेंगे, साफ बात बताएं, लेकिन क्योंकि वी आर मेंटोर्स, हमें तो पढ़ना है और हमारा शौक भी है। इवन सर रीजनिंग की फैकल्टी, लेकिन सर भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सर मैथ्स के लेकिन पढ़ते हैं, वो इसलिए कि वो अपने लिए पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इफ यू हैव नो इंटरेस्ट, अगर बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं है या बहुत थोड़ा इंटरेस्ट आता है, नींद आ जाती है, अपने इंटरेस्ट की न्यूज पढ़ना स्टार्ट करो, या अपने इंटरेस्ट का कॉमिक पढ़ो, अपने इंटरेस्ट का नॉवेल, पेज 3 पढ़ो तुम लोग। हम क्या कह रहे हैं, नॉवेल क्या चल रहा है, बिल्कुल इंग्लिश में, बट दैट शुड बी इन इंग्लिश। कई बार क्या होता है, मैं आपने सही कहा, कई बार जैसे मैं शाहरुख का फैन, बिल्कुल, तो मेरे को क्या है कि अगर वो उसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ है, इवन तो कन्नड़ में भी लिख दो, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार के लिए मैं वो भी समझ जाऊंगा, क्योंकि मुझे मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ वो पिक्चर देख के और थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा कि अच्छा क्या लिखा हो सकता है।
मतलब जोक सपाट वो कन्नड़ में बिल्कुल नहीं यार। लिपि ही अलग है तो बदल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में अगर शब्द नहीं आते, मेरा कहने का मतलब हाँ। इंग्लिश में शब्द नहीं आते, अगर मुझे इंटरेस्ट है और चूंकि इंटरेस्ट होता है तो इसका मतलब पहले से कुछ चीजें आपको उसके बारे में पता पता है, तो कोई वर्ड अगर आपके सामने आता है ना, इवन तो आपको मीनिंग में भी ना मालूम हो, रिलेट कर लेते लेकिन हैं। आप रिलेट करके उसका एक अंदाजा लगा सकते हैं। और जब आप खुद से कोई चीज का अंदाजा लगाते हैं और फिर डिक्शनरी जब आप देखते हैं ना, तो अगर आपकी मीनिंग से मैच कर गया तो वो परमानेंट लिख गया, That is परमानेंट मार्कर से enthusiastic, आपके enthusiastic, that is बिल्कुल। enthusiastic। हाँ, और अगर अपने इंटरेस्ट का कॉमिक नॉवल, मैंने कहा ना स्टोरी भी, कई बार हम लोग तो लोग फेसबुक वगैरह देखते हो, इंस्टा देखते हो, उसमें कई स्टोरीज होती हैं, इंग्लिश में ही आती हैं, ठीक है। आप न्यूज़पेपर में, मैं नहीं कहती कि न्यूज, सर ने बिल्कुल सही कहा, भैया शाहरुख खान पसंद है, शाहरुख खान पढ़ते हैं सर। तुमको शाहिद पसंद है, तुम शाहिद के पढ़ो, तुम्हें कैटरीना पसंद है, कैटरीना को पढ़ो। लेकिन जब ये हैबिट इनकलकेट हो जाएगी ना, तो अपने आप से पता चलने लगेगा कि आपको आर्टिकल भी पढ़ना है, तब आप आर्टिकल में आओ, लेटर में आओ, जो कि इंग्लिश में क्योंकि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव भी आता है आपका मेंस लेवल में, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना होगा। मैं बताऊं, मुझे रीडिंग की इतनी इंग्लिश का कुछ भी पढ़ने का उतना शौक भी नहीं था, और लैंग्वेज चूंकि नॉर्थ में रहा हूँ और फिर गांव में भी रहा हूँ, तो उतना इंग्लिश के साथ टच नहीं था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि जैसे मुझसे किसी ने कहा कि चेतन भगत की नॉवेल बहुत अच्छी है, और स्टोरी लव स्टोरी थी, तो वो उम्र भी ऐसी थी कि प्यार मोहब्बत वाली चीजें ज्यादा दिमाग में छपती भी थी और मजा भी आता था। तो मैंने चेतन भगत को पढ़ना स्टार्ट किया। शुरुआत में मैंने पढ़ा तो मुझे मतलब उसमें जो, जैसे आपने कहा ना कि वो कैब को पढ़ने की जरूरत नहीं, वो दिमाग में सेट होने लगा कि बिल्कुल, ये बिल्कुल, इसका बिल्कुल। मतलब ये ऐसा ही कुछ ऐसा लिखा ही कुछ हुआ है। होगा, हाँ। लाइन जैसे स्टोरी की लाइन जैसी जा रही होती थी तो उससे अंदाजा लगने लगता फ्लो था। बन जाता है हाँ, सर, बढ़िया फिर से फ्लो बन डिक्शनरी में उसी में बुक में ही मैं लिख लेता था पेंसिल से, बाद में उसकी मीनिंग भी नोट डाउन कर लेता था, कुछ आगे पीछे के भी वर्ड्स देख लेता था। और एक और चीज होती है, न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए जरूरी होता है, मुझे लगता है कि जो ट्रेंडिंग वोकैब्स होती हैं, कई बार ऐसा आप देखते हैं कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लोट होते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है, तो वो वर्ड्स आपके आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और वो आपको मिलेंगे कहाँ पे? जो राइटर्स होते हैं ना, जो करंट में लिख रहे हैं। हाँ, और एग्जैक्टली, जो भाषा एक आर्टिकल्स ऐसी लिखते चीज हैं, है, भाषा एडिटोरियल। एक ऐसी चीज है कि वो उसके साथ क्या है कि समय के साथ वो बदलती रहती है। बिल्कुल। बहुत पहले जो, अगर शेक्सपियर का कोई नॉवेल उठा के देख लेंगे, उसमें जो शब्द यूज किए जाते हैं आज बिल्कुल यूज में बिल्कुल नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल यूज में भी नहीं। दिखते ही नहीं है। तो वो समय के साथ, तो ट्रेंड में क्या है, अब आपको ट्रेंडिंग चीजें इसलिए पढ़नी ज्यादा जरूरी हो जाती है अगर आप चाहते हैं कि वही चीज, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि समुद्र है, वो कैप का कितना पढ़ोगे, है ना। पर आप अगर उसको फेस कर रहे हैं जो ट्रेंड में है, तो बहुत संभावना है कि आपके सामने एग्जाम में वही आ जाए जो आपको एक्चुअली बिल्कुल। जो आपने पढ़ रखा हो। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें हम करते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जैसे सर रीजनिंग का हाँ, अब आप थोड़ा रीजनिंग में देखिए 23, 28 क्वेश्चन मैं तो आपको बोलूंगा कि भैया 35 की तैयारी करेंगे बिल्कुल हम सर, लोग। स्कोरिंग और भी होता इनफैक्ट है। सब, हाँ, प्रीलिम्स में 35 की तैयारी करेंगे। थोड़ी बहुत परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई तो एक दो सवाल हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। नहीं। ऐसी डिटर्मिनेशन के साथ हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है, और आपका ऐसा सहयोग चाहिए होगा। आगे चलते हैं मैम, आ जाइए। अभी जाना नहीं है क्योंकि अब हम आते हैं मेंस का जो एग्जाम का पैटर्न होता है बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा सा आप आइडिया दीजिए। सर मेंस के पैटर्न में देखो, अभी जैसे हम लोगों ने प्रीलिम्स देखा 3 सब्जेक्ट्स है, हम लोग अच्छे से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें, अच्छा कई बार हमारे दिमाग में ये भी होता है सर कि प्रीलिम्स जब हम करते हैं तो हम सोचते हैं यार इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग पढ़ लिया बहुत है, हाँ, जी उसी तुम लोग टोन में पीछे सेट हो छोड़ गया। देते हैं, हाँ, जी को पीछे उसी में सेट हो जाते हो तुम हाँ। लोग। हम लोग क्योंकि हर तरीके के लेवल के क्वेश्चन उसमें ही करा देते हैं। मेंस में थोड़ा लेवल भी बढ़ता है क्वेश्चन का। दूसरी चीज, आपके कुछ और सब्जेक्ट भी हैं जो ऐड हो जाते हैं बेटा। और रीजनिंग प्री तक तो ठीक है, प्री तक ठीक है, मैंने बोला यहाँ आकर के ये सर ही हैं जो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे, क्योंकि ये है कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में। बाइनरी नंबर पढ़ा है ना, बाइनरी नंबर सर, ऐसे ही कुछ कोडिंग वोडिंग आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है भैया। मेरे बस में बहुत टाइम पहले तक था, और अभी भी मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन दूर रहना है। हाँ। फिलहाल मैं अपनी इंग्लिश की बात कर लेती हूँ। जनरल इंग्लिश आता है आपके 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। आपको टाइम मिलता है सिर्फ 35 मिनट, जो कि मोर देन एनफ टाइम है गाइस, मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग, और एक चीज और बता दूं, आरसी को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लासेस में बताती रहती हूँ, पहले क्वेश्चन फिर पैसेज पढ़ो, कभी भी टाइम ज्यादा यूटिलाइज नहीं होगा। और आपको फुल पैसेज पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, 5, 6, 10 पैराग्राफ दिए होते हैं, क्यों पढ़ो, अपना माथा पिच्ची करो। शॉर्ट ट्रिक है, क्वेश्चन पढ़िए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लीजिए, और आई कीप एन आई ऑन रीडिंग, ठीक है। आप अपनी आंखें जो है ना, एक बार में कम से कम 1-2 लाइन ऐसी पढ़िए, उसको दिमाग में रिटेन मत करिएगा, बस इतना याद रखिए कि वो वर्ड आपने पढ़ा उससे रिलेटेड आंसर मिल जाए। सबसे बेस्ट मेथड है, इसमें दो पैसेज आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम आपसे क्लास में ही बात करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको जो यहाँ पे मिलेंगे, ये भी आपको पूरे के पूरे आप सॉल्व कर सकते हो।
उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट भी होता है और इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चंस इसमें भी मिलते हैं, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर और सकते हैं ज्यादातर मेंस में। चीजें मुझे लगती है रीडिंग पे ही बेस्ड है। रीडिंग है सर, वो रीडिंग Full फास्ट, reading है। दो चीजें, एक तो ये जो समय है ना आपका 35 मिनट में 40 सवाल, इसके लिए आपको पहली बात तो रीडिंग तेज होनी चाहिए, है ना, मतलब फ्लॉलेस होनी हाँ, चाहिए, ये बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। अटक रहे फिर एक एक शब्द पकड़ के नहीं पढ़ रहे नहीं, तो वही अगर समय यू लग आर जाए। रीडिंग तो आपकी इतनी फास्ट रीडिंग होनी चाहिए, जब ये तभी होगा जब आपकी हैबिट पड़ हैबिट जाएगी। बन जाएगी, बिल्कुल नहीं सही। तो आप एक लाइन एक बार पढ़ो चाहे 10 बार पढ़ो, आपको उस लाइन का मतलब ही नहीं समझ में आएगा, ये मेरी बात लिख लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। अब इसमें मैथ्स में सर आपको बताएंगे। बताइए सर। क्वांटिटेटिव, एक तो मैं ये इसके पहले ही दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और यहाँ पे लिखा हुआ है Numerical न्यूमेरिकल एबिलिटी। फर्क समझ लीजिएगा, सर ही बताएंगे फर्क क्या है। फर्क न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डिफरेंस है, एंड दैट डिफाइंस की जो क्वेश्चन किस तरीके से होने वाले वो डिफाइन करता है। वहीं पे बताइए जैसे हम सर बात इसके बारे करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में प्री लेवल पर, में। हाँ, तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा फास्ट परफॉर्म करना होता है क्वेश्चंस को लेकर। ज्यादातर नंबर के साथ खेल बिल्कुल, होता है क्योंकि वहाँ हमें पता है कि 80 to 81 हमें अटेम्प्ट करना है, पे। तो मतलब मैथ्स हमें ज्यादा लेकर जाना है। और जब हम यहाँ पर आते हैं क्वांटिटी, तो ये जो हमारा मेंस का जो लेवल होता है, यहाँ पर लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ता है। अब जब लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी स्पीड हमें स्लो रखनी पड़ेगी। इतना भी स्लो नहीं कि हम लैग कर जाए कहीं पर, लेकिन वहां पर क्या होता है, हमें समझना पड़ता है कि आराम से क्वेश्चन को देखना है और अटेम्प्ट करना है। तो लेवल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा प्री से मेंस लेवल पर। बिल्कुल। और डेफिनेटली वहां एक पर चीज मैं बोलूं, हाँ। सॉरी, हाँ। डीआई भी सर इसमें क्या बिल्कुल। ज्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले भर भर करते के हैं? आती है। भर भर के के। आएगी, मतलब किलो के भाव से मिलेगी हाँ। आपको डीआई यहाँ पर। हाँ, ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन जो आते हैं इसमें वेटेज डीआई का अगर हम बात करें तो लगभग कितना? एटलीस्ट 4 to 5 सेट, मतलब एक सेट में डीआई के 5 क्वेश्चंस होते हैं और 4 to 5 सेट एटलीस्ट इतना मिलता है डीआई से। तो आपके 20 से डीआई 25 क्वेश्चन। बेसिकली एनालिसिस का पार्ट है। बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल हमें डाटा को एनालिसिस करना है और अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा और देखते अलग हुए, अलग तरीके की डीआई आती है, उसमें फिर आपको ट्रिक्स वगैरह सारी कुछ चीजें सीखनी रहेंगी और उसके बिल्कुल। लिए सर आपकी हेल्प करते क्योंकि रहेंगे। ट्रिक्स के लिए हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट पैरेलल चलता है। कौन कौन से टॉपिक होते हैं जो डीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यानी वो तैयारी करना होगा, जैसे देखिए, सबसे पहले तो परसेंटेज रेशियो, परसेंटेज रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन आपको जल्दी फास्ट करनी है, ये सारी चीजें हैं। प्रॉफिट लॉस वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लॉस के बेस पर टॉपिक बेस्ड डीआई ऐड हो जाती है। ऐसा ही नहीं नॉर्मल किसी परसेंटेज कंपनी का आंकड़ा दे दिया गया, उसकी सेल्स किसी कंपनी का प्रॉफिट दे रखा है, स्पीड टाइम डिस्टेंस पर भी डीआई बनती है, तो लेवल थोड़ा सा काफी ऊपर जो एनहांस हो जाता है इसमें। बिल्कुल, तो इसकी तैयारी हम लोग करेंगे बेशक। अब हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एबिलिटी। भाई यहाँ पे बदल गया कंप्यूटर एप्टीट्यूड, और एसबीआई जब कहता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड तो वो मतलब उसका होता है, जैसे मैम ने आपको पहले ही बता दिया, बाइनरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ऑफ कोर्स ये बात है कि थोड़े बहुत जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्यूटर वाले भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको 50 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको 60 मिलते हैं। और जब ये 45 मिनट देता है 50 क्वेश्चन के लिए, तभी आपको चिढ़ा रहा होता है, ठीक है? ये चिढ़ा रहा है ना, वो कह रहा है 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, मार्क्स ठीक है? भी ज्यादा दे रहे हैं हाँ। सर। अब यहाँ पे इस एग्जाम के अप्रोच यानी मेंस का अप्रोच और प्रीलिम्स के अप्रोच में बहुत फर्क है। प्रीलिम्स जो आपका वो स्पीड बेस्ड है, यानी आपके पास ये विकल्प नहीं है कि मेरे को कोई क्वेश्चन छोड़ना है या कुछ सेलेक्ट करके हमें क्वेश्चंस करने, नहीं, जो सामने आ रहा है करते जाइए 35 क्वेश्चन तक पहुंच जाइए, उसमें आपके 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जितना भी आप बना पाए बना लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिकली आपको चलना रहेगा, यानी आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मेरे को पता है कि अगर डे और मंथ की पजल आएगी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस अंदर से भरा हुआ है कि अगर कोई भी पजल होगी मैं बना ले जाऊंगा, तो मुझे सामने पजल दिखेगी तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, मेरा समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो मैं बना ले जाता हूँ, ठीक है? अब इसमें भी आपको 4 पजल्स मिलती है, 4 से मैं आपको बताऊं 4 से 6 पजल्स तक मिल चुकी हैं इस एग्जाम में। इसका मतलब ये हुआ कि 30 क्वेश्चंस तक केवल पजल्स है, और इवन तो जो डायरेक्शन डिस्टेंस ब्लड रिलेशन और बाकी सारे टॉपिक्स होते हैं वो उनका भी प्रारूप अब पजल वाला हो गया है, यानी वो भी अब नॉर्मल नहीं रहे कि वैसे सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया, शी इज द ओनली गर्ल एंड शी इज द फादर, सॉरी ही इज द फादर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माय डॉटर, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिंगल लाइन में, वैसा क्वेश्चन अभी नहीं आता। तो ये बदल गया है, प्रारूप बहुत चेंज हुआ है इसमें, और उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा। और जैसे मैं बोल रहा हूँ 45 मिनट में यदि 50 क्वेश्चन कह रहा है, तो ये नहीं कह रहा है 45 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे बनाना ही बनाना है। उसके रिस्पेक्ट में अगर आप टाइम देखेंगे तो आपको कम लगेगा, बट अगर आप सिलेक्शन आपका प्रॉपर रहा, यानी आउट ऑफ 50 क्वेश्चन इफ यू आर टेकिंग 30 क्वेश्चंस एंड वो आपको मालूम है कि 30 क्वेश्चन जो आप छूने जा रहे हो वो आपके शॉर्ट बनने वाले हैं, तो ये 45 मिनट आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा, यानी वो उसका बेहतर यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे। तो सारे क्वेश्चन तो करने नहीं होते और सारे सब्जेक्ट में यही खेल रहेगा यहाँ पे मेंस में आपको, ठीक है?
तो ये 50 के लिए आपको तैयार रहना है, जिसमें से आप 5 से 10 सवाल आप मान के चल सकते हो कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकते हैं, बाकी सारे आपके रीजनिंग रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस का जैसा मैम ने आपको बोला ना कि ये हम छोड़ देते हैं और प्रिपरेशन के दौरान हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में उस समय में एक समय में प्रीलिम्स केवल चल रहा होता है, बिल्कुल। हम टारगेट प्रीलिम्स को कर रहे होते हैं, तो हमें दिखता है कि प्रीलिम्स के सब्जेक्ट जो है उसी पे काम करते रहे, और हमें ऐसा भी फील होता है कि हमारे पास दूसरे के लिए भी टाइम नहीं है, और जब होगा तब देखा जाएगा। पहले तो यही भरोसा नहीं है अपने को कि प्रीलिम्स निकलेगा भी, और जब ये भरोसा ही नहीं है, पहली बात तो आपको खुद स्वयं पे भरोसा करना सीख लेना चाहिए, तो सर है ना, मैंने बोला हमेशा। था कि पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली बिल्कुल। और आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप अच्छी से तैयारी करेंगे अगर, तो आपका प्रीलिम्स तो क्लियर होगा, मेंस का मौका आपको मिलेगा। और मेंस का मौका मिलेगा तो आपके पास बहुत कम समय रहता है, वो जो उसमें Duration जो हाँ रहता है ना। ड्यूरेशन है, जो गैप है ना प्रीलिम्स और मेंस का, वो बहुत ज्यादा नहीं रहता। रिजल्ट के बाद ही एक्चुअली तैयारी लोग शुरू करते हैं, है ना। या तो आपको पेपर पे इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप दे के आए और आपको पता है कि आपका होना ही होना है, और फिर मेंस के लिए आप तैयारी, तब आपको तकरीबन 25-30 दिन का समय मिल सकता है, वो भी कम है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन के लेवल थोड़े से बहुत अच्छा। मतलब थोड़े से क्या और बहुत एक ज्यादा जमकर एक जाते हैं। बात ये भी है, ये जो जीए का पार्ट है ना आपका 50 क्वेश्चंस, देखो इसमें ही यही आपका मेंस में है, तो आपकी जीत भी हासिल करवा एग्जैक्टली सकता है सर, एग्जैक्ट क्योंकि इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, यानी जैसे पजल में बाकी फंसे रह सकते हो, हाँ टीआई में फंसे रह बिल्कुल, सकते हो बिल्कुल। कि हाँ शायद आंसर आ जाएगा, इसमें क्या करोगे? बाकी में हो सकता है गो थ्रू ही ना कर पाए सारे हाँ, के सारे क्वेश्चन, एग्जैक्टली, पर पहुंच ही यहाँ नहीं पे आप पाओगे। सारे क्वेश्चन आपके सामने सबको समय हाँ। दे पाओगे। आपको सेक्शनल टाइमिंग है, आप मेरिट अपनी बनाने के लिए आपको ये पार्ट पूरा अगर अच्छे से आपने अटेम्प्ट कर लिया, और हाँ हाँ बोलिए। मेरिट बनाने के लिए सर अगर ये पार्ट मुझे Exactly. लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इनमें आपको सेक्शनल क्वालिफाई देखो करना तो है ही, तो जाना तो सभी सेशन से पड़ेगा, और बिना मिनट कंप्लीट हुए आप जा भी नहीं सकते, लेकिन अगर आपको अच्छी मेरिट बनानी है ना और क्वालिफाई करना है मेंस में, तो मुझे लगता है दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि सर तो ऐसा इसके होता लिए है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम बुलाते हैं अपने यहाँ, जिनका सिलेक्शन होता है, हाँ और वो अक्सर आकर इंटरव्यू में ये बताते हैं कि सर हमने जीए को बहुत फोकस किया था क्योंकि हम Yes. स्कोर यहाँ पर कर पाते हैं। एग्जैक्टली, और जीए को फोकस करने का तरीका है, देखो दो चीज है, एक तो आपको न्यूज फॉलो करनी है। न्यूज फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि अभी डिबेट देख रहे बैठ के किसी पर्टिकुलर चैनल पे कि बस वो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में अगर हम बात करें, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके लिए गाइडेंस ही होगी, तो उसके लिए गाइडेंस के लिए आप महिंद्रास के चैनल पे सुबह सुबह आ सकते हैं मॉर्निंग में, जो 7 आपके AM पे हाँ क्लास 7 होती है AM पे सर। जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वो एक्चुअली जो आपका पिछले दिन में जो भी न्यूज बनी है, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी न्यूज का वहां पे डिस्कशन होता है। तो एक टच बनाए रखिए, बहुत ज्यादा एम्फेसिस देने की जरूरत नहीं है, आप पहले तो जनरल अवेयरनेस का टच बनाए रखिए। आपको जो चीज पढ़नी पड़ेगी जो स्टैटिक है, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर लें, मॉनेटरी पॉलिसी पूरी आपकी पढ़नी पड़ेगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें न्यूज़पेपर वगैरह भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ले लेते हैं कुछ लोग, जो बैंकिंग से न्यूज है, क्योंकि बैंक का एग्जाम है तो उससे रिलेटेड न्यूज बहुत मैटर करती हैं। फिर कोई स्कीम वगैरह से रिलेटेड न्यूज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, उसमें एलोकेशन बजट का क्या रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी। हम ज्यादा बेहतर नहीं है, आपको जीए की फैकल्टी ज्यादा बेहतर बता पाएगी, पर उसके लिए आपको सुबह में जुड़ना पड़ेगा 7 बजे से, ठीक है। और न्यूज रेगुलर बेसिस पे टच में रहने की जरूरत है। मेंस के लिए जो जीए है उसकी प्रिपरेशन, चलिए बाकी सब्जेक्ट में तो ऐसा है कि एक बेस तैयार हो गया आपका, ब्लड रिलेशन का थोड़ा लेवल अप आएगा ना, लेकिन बेसिक आपको क्लियर है प्रीलिम्स की तैयारी करते हुए। थोड़ा ऊपर लेवल का आएगा, डीआई आपने पहले से पढ़ रखी है, थोड़े से अप लेवल के आपको मेंस में मिल जाएंगे। थोड़े बहुत टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में नहीं पूछाते, मेंस में पूछ जाते हैं, हम गाइड करेंगे उसके लिए, हम सब इसीलिए आपके सामने हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक्स जो है आपको मेंस में जिस लेवल के आएंगे या जैसे भी आते हैं उसकी प्रिपरेशन, थोड़े ही टॉपिक, चंद टॉपिक्स होंगे। क्यों मैम, इंग्लिश में कोई ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स में नहीं आता, मेंस में आता? सब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आरसी और सारे आते हैं, सारे सब सारे आते आते हैं, हैं आपके कुछ सब्जेक्ट भी में, छूटते नहीं है। सब कुछ। मेरे में कुछ ऐसा है जैसे मशीन पुट हो गया, वो प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, या फिर आप एनालिटिकल रीजनिंग, जिसे हम लोग कई बार लॉजिकल रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, वो टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी कई बार ऐसा होता है क्योंकि प्रीलिम्स में सर नहीं वो होते, मेंस में मेंस पूछते हैं। लेवल के अकॉर्डिंग हाँ, अगर उनको देखा तो जाता वही है। कुछ ही चुनिंदा टॉपिक्स आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, पूरे नहीं पढ़ने पड़ेंगे, और बाकी टॉपिक्स का आपका लेवल एक स्तर तक तो आप पढ़ाई कर ही चुके हैं, उसके ऊपर पुश करने की जरूरत होगी, तो वो प्रैक्टिस से हम लोग बना लेंगे, ठीक बिल्कुल है। सर। अब टॉपिक के बारे में बात हो रही है, Exactly. तो टॉपिक आप बताओ। अब हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट का वेटेज है, जैसे हम पर्टिकुलरली अगर रीजनिंग की बात करें, तो जो ये मोटे तौर पे जो सब्जेक्ट्स लिखे, जो टॉपिक्स लिखे हुए मेरे सब्जेक्ट में, उसके बारे में बात करते हैं, जैसे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ से 15 सवाल का वेटेज प्रीलिम्स की बात कर रही है, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी में। तो ये 15 क्वेश्चंस अगर आते हैं, यानी 3 से 4 सेट बनता है। सबसे ज्यादा समय बर्बाद करने के लिए यही होता है,
और डिस्क्वालीफाई करने के लिए ये होता है, इसके बिना क्वालिफाई भी नहीं होता, ये भी समझ लो। भगवान भरोसे रह जाओ तो हो सकता है कि ईश्वर कोई चमत्कार कर दे, ऐसे आशीर्वाद मार दे, तो हो सकता है पेपर भी ना देने जाना पड़े और आपका सिलेक्शन हो जाए, यही हो सकता है। अन्यथा इस टॉपिक के बिना, इसको किए बिना आप इस एग्जाम में फाइनली कन्वर्ट तो नहीं कर सकते। मे भी प्रीलिम्स हो सकता है किसी तरीके से निकल जाए, और मेंस कन्वर्ट नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो ये आपको बहुत शिद्दत से करना पड़ेगा। बाकी आपके सोलिज्म आते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से 4-5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 सवाल बनते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, और मिसलिनियस से 3 क्वेश्चन, टोटल 35 क्वेश्चन। ये एक हमने आपको वो दिखाने की कोशिश करी कि एक स्टैंडर्ड पेपर अगर आपका बनता है तो कुछ इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आपके अलाइन होते हैं, मतलब इन जनरल जो आज के समय में चल रहा है वो कुछ इस तरीके से पेपर बनता है। ठीक है, इसकी तैयारी में सबसे ज्यादा जो चीज है वो यहाँ पे है, इसकी प्रैक्टिस हम करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे ऊपर भरोसा करके बिल्कुल आंख बंद करके चले आना, जब बोलेंगे तब चले आना। ठीक है, दूसरा, ये टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, और कॉन्सेप्ट बताने के बाद खूब सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम हमें 35 में से 35 टारगेट करना है, ये मेरी तरफ से ये कमिटमेंट है। आपका कमिटमेंट आप बताइएगा, बाकी सब्जेक्ट का देखते हैं। आइए मैथ्स वाले सर बताएंगे आपको मैथ्स के बारे में। मैथ्स पर आ जाते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस की बात करें तो भाई ये जो हमारे पास है नंबर सीरीज, बहुत दिमाग खराब करती है, और हमें लगता है कि क्या होगा कैसे होगा, टाइम बहुत कम होता है और जल्दी से आंसर्स देने होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज हमें देगी। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई, प्री लेवल पर मिनिमम कम से कम 2 सेट या 3 सेट डीआई मिलती है, और एक डीआई के सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर मैं 2 सेट की बात करूंगा तो एक सेट में 5 क्वेश्चन होंगे, अगर 2 सेट आते तो 5 के 10 हो जाएंगे। फिर आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैलकुलेशन वाला हिस्सा है, टेबल लेवल लर्न करने हैं और कैलकुलेशन को फास्ट करना है। फास्ट करने के तरीके, कितनी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो मैं आपको सारी बताऊंगा यहाँ पर, और सारी काम आएंगी। तो यानी कि ये हो। इसके बाद आता है अर्थमेटिक, यानी कि हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे एवरेज से क्वेश्चंस आ गए, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन। एक एक नंबर के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आसानी से प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन हम लोग प्री लेवल पर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस तरह से जाकर हमारा 35 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर आगे के सब्जेक्ट के लिए मैम आएंगे, बताएंगे। देखा तुम लोगों ने मैथ्स कितनी जल्दी सॉल्व हो गई। ठीक है, सर के साथ इस तरीके से जल्दी से आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है और इधर मैथ सॉल्व करनी है। बचती हूँ मैं, यानी कि आपकी इंग्लिश, जो कि सबसे पहले आता है सीरीज में अगर क्वेश्चन में देखा जाए। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 7 से 8 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम कभी कभी 10 भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर 30 क्वेश्चन में से देखे जाए तो आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लोज टेस्ट ऑलमोस्ट 6 to 8 है, और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए प्रीलिम्स में 5 भी आते हैं। ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट कह लो या रीअरेंजमेंट, वर्ल्ड रीअरेंजमेंट भी हो सकता है और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। एरर डिटेक्शन कुछ भी कर लो, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ लेवल बढ़ सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक, जो कि टोटली ग्रामर बेस्ड रहता है। ग्रामर में ये सभी आते हैं, क्योंकि अब इसमें भी ग्रामर अटैच कर दी है। इसमें आपका अभी इस बार देखा गया था, क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स भी था, क्लोज टेस्ट में आपका वर्ड स्वैप भी था, क्लोज टेस्ट में आपका एरर भी था। तो यही चीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ है। फिर वर्ल्ड रीअरेंजमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 5 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन सीधे सीधे देखो तुम्हारे बनने वाले हैं, और बहुत ही आसानी से बनेंगे। मेरे साथ आप और हम दोनों, हम तीनों के साथ अगर आप जुड़ेंगे ना, यानी कि आपका जो मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, आप सभी को हमारे साथ जुड़ना होगा। बहुत जल्द इसका सेशन आने वाला है। हम 0 से सर स्टार्ट कर रहे हैं। एसबीआई क्लर्क के लिए आपको अब एसबीआई क्लर्क का ऑफिसर बना करके मानेंगे। कुछ टिप्स है यहाँ पे जो सर आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है इसके साथ साथ। देखिए, सबसे पहले यदि आप तो बिल्कुल नए छात्र हैं, पहली बार इस वाली इंडस्ट्री के एग्जाम में घुस रहे हैं, तो ये तो देख लो। जो लोग पहले से दे रहे होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा सिलेबस क्या है, एनालिसिस कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स का, प्रीवियस में जो हुआ है वो देखना है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ये आपको करना रहेगा, रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको करनी, क्योंकि हम आपको बताते हैं, हम लोगों का जो पढ़ाने का है ना, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। सही रास्ता हमने आपको दिखा दिया, आपको प्रिपेयर करा दी, ट्रेनिंग करा दी, किस चीज को कैसे, आपके अंदर एक स्किल डेवलप कर दिया। उसके बाद उस रास्ते पे चलना आपको है, और उसके लिए अभ्यास भी आपको करना है। अभ्यास करने के लिए ये सबसे सही जगह है, क्योंकि ये आपको एक्चुअल फील देगा जो आपका एग्जाम होता है उसको लेकर। तो अगर आपको किसी सिचुएशन में जाना है, अगर उस सिचुएशन की फीलिंग आपको कई बार आ चुकी है, आप ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी बार बार हो चुके हैं, तो मे बी जब आप एग्जाम में जाओगे, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है, तो आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। फिर स्टडी प्लान आपको बनाना है, और जब हम लोग पहले दिन मिलेंगे
तो उस दिन हम स्टडी प्लान का डिस्कशन जरूर करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो जब हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा और उस समय में हम ये आपको स्टडी प्लान का डिस्कशन करेंगे। एक हमारी तरफ से आइडियली कैसा होना चाहिए स्टडी प्लान वो हम बताएंगे हमारे सब्जेक्ट वाइज तरीके से, बाकी आप अपना कुछ उसमें इम्प्रोवाइज करके अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चेंज करके अपना एक बढ़िया स्वयं का स्टडी प्लान बना सकते। फिर आता है कि स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए अभ्यास और ट्रिक्स के लिए हम सब हैं, बिल्कुल है बिल्कुल ना, कैसे करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए वो, और स्टार्ट स्टडी करंट अफेयर्स, इसके लिए ये तो हमने हम आपको लोगों ने अभी बता बता दिया ही दिया है। कि रेगुलर बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ते ही रहना पड़ेगा। तो ये वीडियो में हमने ये कोशिश करी है कि इस एग्जाम का एक जनरल ओवरव्यू आपको दे सकें, क्या आता है वो बता सकें, किस तरीके का कट ऑफ है वो बता सकें। किसी दुश्मन से लड़ाई करने से पहले हम क्या करते हैं, उस दुश्मन के बारे में जानने की कोशिश। बहुत सही। जब आप उसको बेहतर तरीके से समझते हैं ना, तब आप अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कल को जब आप कॉम्बैट में जाते हैं तो आप कभी भी अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करते, यानी आप अपने आप को पूरा फील महसूस करते हैं कि नहीं जी, मैंने तैयारी जो करी है उसके हिसाब से मैं इससे निपट सकता हूँ इजीली। सारे बिल्कुल। हथियार और हम लोग ये देंगे, हाँ, और है ना, उसके लड़ाई लिए आपको हम लोग करनी है। रहेंगे, ठीक है, आपको बाकी तैयार करके मैदान में भेज देंगे और फतेह आप करके आएंगे। मैम आप कुछ बिल्कुल। बोलना चाहेंगे? सर कुछ नहीं, बस इतना ही है कि जैसा कि अभी सर ने आपको इतनी अच्छी गाइडेंस दी है कि अगर आपको दुश्मन से लड़ाई करनी है तो आपको बिफोर हैंड प्रिपरेशन देखो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अभी बिफोर हैंड प्रिपरेशन आपके लिए काफी कितनी ज्यादा फ्रूटफुल होगी ये आपको उसी दिन से समझ में आ जाएगा जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो व्हाई वेट फॉर नेक्स्ट एग्जाम, व्हाई वेट फॉर नेक्स्ट ईयर, स्टार्ट नाउ। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू।